बात कर रहे हैं हम किस चीज की बेटा? फॉर्मूला की। अब किसी चीज का फॉर्मूला क्यों बनाते? अगर मैं आपसे कहूं सल्फ्यूरिक एसिड और एक ही पेज पे 40 बार मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड लिखना हो तो आप कहोगे भैया बहुत टाइम लग रहा है और बहुत हमारा टाइम भी लग रहा है और बार बार फॉर्मूला लिखने से वो पेज भी भर जाता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा आप एक काम करो, इसका कोई फॉर्मूला बना दो, ठीक है? तो इन सभी केमिकल्स के हमने कुछ फॉर्मूले बना लिए। अब जरा ध्यान देना, वो फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला बना आपका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हमें किसी केमिकल को किस कॉम्बिनेशन में वो मिला हुआ है ये समझाने में मदद करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये क्या है, या ये क्या है, तो आप कहोगे भैया तो एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला एटम है। अगर मैं आपको कहूं कि ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है? बोलो। मॉलिक्यूल है और डायटोमिक गैसेस हैं, क्या है ये? शाबाश, डाई एटॉमिक गैसेस। आयोडीन डायटोमिक गैस है। और कौन सी है? क्या ये गैस है? ओजोन, हाँ मॉलिक्यूल भी है ओजोन। सल्फर S8 और S20 भी होता है। सेलेनियम 16। ये क्या है? अभी तक अकेले ही आ रहे हैं। अगर कोई आपसे इनका फॉर्मूला पूछेगा तो आप बता भी दोगे कि भैया यहाँ पर F और F के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ पर ओजोन के बीच में कुछ ऐसे बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसे बनते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये सारी चीजें पता है, ये आपने सबने सुना है 10th क्लास तक। कभी ये चीजें सुनी है? जल्दी बताओ। शायद सेलेनियम नहीं सुना होगा। कोई दिक्कत नहीं, सल्फर तक तो सुना है, सल्फर 16वें नंबर पे आता है। बेटा एक कौन बच्चा जिसका माइक खुला हुआ है? अब्दुल बेटा आवाज, वो माइक बंद कर लिया कर बेटा, पीछे से आवाज आती है, या फिर कोई लीड यूज कर लिया करो, ईयरफोन। अब देखो, इन तीन चीजों के बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने ये फॉर्मूला सुना है, ये भी सुना होगा शायद, H2O NH3 HCl H2SO4, ये सब केमिकल फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मुलेशन से हमें ये पता लगाने में मदद मिलती है कि इसमें कितने H है, कितने O है, कितने सल्फर है, कौन कौन से एलिमेंट के किस रेशियो में ऐड करने से कंपाउंड बनता है। अब जरा इसको देखो आप, और जिसको पता हो वो बताओ ये क्या है? वेरी गुड, ये है ग्लूकोज। क्या है ये? अच्छा, अब ये क्या है? अब ये क्या है बेटा? फिर ग्लूकोज, लेकिन 6 कॉमन ले लिया, तो मैं इसको कहूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप कहोगे भैया अभी तो आपने केमिकल फॉर्मूला सिखाया था, अब केमिकल फॉर्मूले दो तरीके के होते हैं, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। बोलो। फिर से एक और क्वेश्चन बताओ, ये क्या है बच्चों? मैं कहता हूं ये दो हैं, ये ग्लूकोज भी है और ये फ्रुक्टोज भी है, दोनों का यही फॉर्मूला है। अगर नहीं है तो बताओ, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है? सही बात है, गलत बात है? क्या आपने सुना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में C6H12O6 होते हैं बच्चों? नहीं सुना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एक कमी निकल गई कि इसमें ये तो पता है कि कौन कितना है, लेकिन ये नहीं पता कि कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें किस किस बॉन्ड में किस तरीके से जुड़ रही है। अब मैं दोनों का फर्क बताता हूं, आप बताओ।
क्या दोनों एक जैसे हैं? ये है ग्लूकोज। जो बच्चा मेरे पास 10th में पढ़ता था, मैंने थोड़ा सा उनको फंक्शनल ग्रुप कराए थे, याद हो तो, 4th चैप्टर में। इस बार आपका कोर्स डिलीट होकर आया था, लेकिन मैंने फिर भी कहा था अगर किसी को आगे साइंस लेनी है तो ध्यान दो। तो उन फंक्शन ग्रुप के हिसाब से इस CHO को कहते हैं हम एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? और CO को क्या कहते हैं? वेरी गुड। किसने बताया ये? मैंने कौन है बेटा? शाहरुख खान? रजाक। वेरी गुड बेटा, रजाक ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसे कीटोन कहते हैं, इसे एल्डिहाइड। बेटा इन चीजों पे ध्यान दो। आपका कोर्स डिलीट हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस पर दिमाग मत लगाओ। अब जो पेंडेमिक की सिचुएशन हो तो सबके साथ है, लेकिन हमें सारा कोर्स करना है। अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री सीखनी है। हमें ये नहीं करना कि 11th पास करनी है, 12th पास करनी है। अपना ध्यान फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगाओगे, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है? और ये जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों एक खानदान के हैं। उस खानदान का नाम है कार्बोनाइल। ये एल्डिहाइड और कीटोन एक ही खानदान के हैं, जिसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के दो हिस्से हैं। ठीक है? तो एक ग्लूकोज के अंदर देखा जाता है, एक फ्रुक्टोज के अंदर देखा जाता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं, दोनों अलग अलग है। बात ठीक है गलत है? ठीक है। तो अब आपने कहा कि भैया ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। ठीक है। अब एक और आता है फिशर प्रोजेक्शन, फिर हॉवर्ड प्रोजेक्शन। उन प्रोजेक्शन से होगा क्या, ये पता चलेगा ये किस तरीके का बॉन्ड बना रहे हैं, कौन कहां पे है। ठीक है। अब ग्लूकोज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्लूकोज डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, एक होता है ग्लूकोज एल लेवो ग्लूकोज। तो वो किससे पता चलेगा? वो उनकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा किस तरीके के हो। बात समझ में आई? क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या पूछते हैं, भैया एक ही तो फॉर्मूला है, आप उसका इंपेरिकल क्यों निकालते हो? इंपेरिकल मुझे मदद करता है सिर्फ रेशो देखने में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है। और मॉलिक्यूलर मदद करता है मेरे को, कितनी चीजें हैं इसके अंदर टोटल। ठीक है। और स्ट्रक्चर हमें मदद करता है ये पता करने के लिए कि अंदर कौन कौन सी चीज किस बॉन्ड को बनाकर रखी है। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री में घुस जाते हैं जब हम, जैसे मैंने बताया आपको, हॉवर्ड प्रोजेक्शन या कोई और प्रोजेक्शन, कई सारे प्रोजेक्शन है। वो प्रोजेक्शन ये पता करने में मदद करती है कि ये किस तरीके से घूम रहे हैं। जरूरी नहीं है सारे घूमे, ऑप्टिकल आइसोमर्स ही घूमते हैं, ऐसा नहीं है। H2SO4 भी लेवो और डेक्स्ट्रो होता है। ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इसके अंदर आपका सब कुछ आ गया, मैंने सारा कवर कर दिया इसके अंदर। ये टाइप्स हैं। बेटा फ्रेम देख लो, फ्रेम के बाहर तो नहीं हो गया मैं कहीं? ठीक दिख रहा है ना? कीटोन तो अंदर है ना फ्रेम के? ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट करो, और कुछ ऐसी चीज बाहर हो जाया करो तो मेरे को मैसेज कर दिया करो, या बोल दिया करो भैया बाहर हो गया। अब बात को समझो और मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता चला केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्या आपको पता चला मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, सारे बच्चे नोट करेंगे इसको। हाँ। कौन सा फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा हमें ये पता करने में मदद करता है कि आपके जो केमिकल्स है वो किस रेशो में है। जैसे मैं अगर यहाँ पर देखूं तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 1:2:1 की रेशो है। बस इनकी रेशो या अनुपात पता करने में मदद करता है। ठीक? नहीं नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर में तो एक वो उस पे उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से आपने कॉमन नंबर निकाला तो ही तो पता चला है। जो भी एक्स्ट्रा कॉमन नंबर था हमने बाहर कर दिया। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला जज करना आसान होता है, अभी तो छोटा सा फॉर्मूला, बड़े बड़े फॉर्मूले भी है। ठीक है। अब एक बार इसको जल्दी से नोट करो, एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते कैसे वो बताता हूं। जल्दी से नोट करो, एक न्यूमेरिकल आएगा छोटा सा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको।
का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स चेंज हो गए। आपके एलिमेंट क्या है, कोई पढ़ के सुनाएगा मेरे को जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं? बस एलिमेंट बता दो, पूरा क्वेश्चन रीड मत करो, सिर्फ एलिमेंट बता दो। रहने दो बेटा, बहुत शोर आ रहा है। ये जिसका भी माइक खुला है बंद करो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा बेटा, पीछे शोर आ रहा है आपके। आयरन और ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक, आयरन और ऑक्सीजन। अब यहां पे आयरन कितना है और ऑक्सीजन कितना है? आयरन है 69.9, ऑक्सीजन है 30.1। आयरन का सॉरी गिवन मास यहां लिखना है। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब 69.9 डिवाइडेड बाय 56 और 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये कुछ डिवाइड करने पे 1.2 के आसपास आ रहा है और ये 1.8। चेक कर लेना, गलत करूं तो 1.2 डिवाइड बाय 1.2 आता है 1। क्यों? सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इन दोनों में से जो छोटा होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो दोनों को ही 1.2 से डिवाइड कर दिया। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होल नंबर बन जाएगा। हम किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैथ कहती है दोनों को करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2 और 3, तो यहां से Fe आया 2 और O आया 3। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। उसने मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, क्यों? क्योंकि यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास लूं, पहले इसका एम्पेरिकल मास निकालो, मैं खुद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। एम्पेरिकल मास 2 मल्टीप्लाई में 56 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 16, कितना आएगा? करना बेटा कैलकुलेट। 150 आ रहा है, 12 आना था, 160। चेक कर लेना बेटा एक बारी, हर्षिता एक बारी चेक कर ले। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होता अगर 160, तो n कितना आता? 1 आता। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता? n मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल है, और ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया यहां पर ऑक्साइड के अंदर डाई ऑक्सीजन लिखा है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ कराया है। अब बच्चे पूछते हैं भैया इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया नहीं, तो एनसीईआरटी ने या तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन दे दिए या गलती कर दी। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये लिखा था पहले भी, इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज 69.9 और 30.1। दोनों का वही मास रखा है 69.9 और 30.1, लेकिन मांग क्या रहा है इस बार? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप कहोगे भैया इसने मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं, इसका मतलब अगर कभी मॉलिक्यूलर मास ना दिया हो फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांग रहा हो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होंगे। अब डाउट निकला? बात क्लियर हुई? पक्का? मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता चुका हूं, मोल कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, सॉल्यूशन टॉपिक आना चाहिए इसके बाद, लेकिन मैं एक बीच में टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उससे हमें इक्वेशन के बारे में पता चलेगा। क्या आपने कभी, ये लास्ट ईयर करा था, हाँ 10th क्लास में, देखो याद आएगा आपको, 10th क्लास में क्या आपने ये फॉर्मूला सुना था? ये चीज सुनी थी कि इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 1 में बैलेंसिंग सीखी होगी आपने। तो वो जो इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है उसका मतलब क्या था? देखो
मैं आपको कुछ चीजें लिख के दे रहा हूं, आप मुझे बताओ बेटा। फिर माइक खुला हुआ है, अब्दुल माइक बंद करो। देखो ये इक्वेशन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स यू NH3। कोई बच्चा बताएगा क्या ये बैलेंस्ड है? वेरी गुड, ये बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं इसे बैलेंस कर सकता हूं। हार्दिक क्लास ले भी रहा है या नहीं? तो बेटा तेरी बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। हाँ ना, कुछ तो बोला करो। तरनदीप बोलता है अच्छा बच्चा है ये। और एक हर्षिता बोलती है, और एक अब्दुल अच्छा बच्चा है। अब देखो यहां पर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। फिर हाइड्रोजन देखे तो यहां पर 6 हाइड्रोजन है। अब हुए बैलेंस। अब बैलेंस्ड है इक्वेशन। इक्वेशन का बैलेंस्ड होना जरूरी है। मुझे इक्वेशन से मतलब नहीं है, बैलेंस्ड इक्वेशन से मतलब है। ठीक है, इस तरीके से मैं इनका मास, वॉल्यूम और कई सारी चीज, चार्ज वगैरह मेजर कर सकता हूं। तो उसको, उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं हम? स्टोशियोमेट्री। इसकी स्पेलिंग 100% गलत कर सकता हूं, चेक कर लेना। स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट किसी इक्वेशन की, उसकी मास की रिस्पेक्ट में, उसके वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में, और उसके मास और वॉल्यूम दोनों की रिस्पेक्ट में। तो मैं आपसे पूछता हूं नाइट्रोजन, हाँ बोल। स्टोशियोमेट्री सिर्फ उसका, हाँ जी बेटा, स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री। अब नाइट्रोजन कितना ग्राम है, हाइड्रोजन कितना ग्राम है, और ये NH3 कितना ग्राम है? 28 ग्राम नाइट्रोजन जब 6 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ते तो 34 ग्राम NH3 बनता है। अब आप कहोगे भैया तो मास इक्वल है। हाँ, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन अगर मैं इनके ये ब्लू कलर से लिखे हुए स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखूं तो, स्टोशियोमेट्री मतलब वही बैलेंस करने वाले, और कोफिशिएंट का मतलब जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके उसको समझाए। तो इसके आगे लिखा है 1, यहां दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। इसके आगे लिखा है 3, इसके आगे लिखा है 2। ये तीनों क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आया? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तीनों, और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से 1, 3 और 2। 1 क्या? 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। अब आप कह सकते हो ये कहां से बराबर हुए भैया, है ना? तो ये हमें किस साइंटिस्ट ने दिया था? गे लुसेक्स। तो उसके ऊपर ही नाम पड़ गया इसका, गे लुसेक्स लॉ। और मोल का किसने दिया था? एवोगैड्रो। इसके हिसाब से 1 मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में और 2 मल्टीप्लाई में रेशियो जो है काम करेगी मॉलिक्यूल्स के लिए भी। 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल मिलके इसके देते हैं 2 मॉलिक्यूल। अब मेरी बात समझना, मैं यहां पे 3 चीजें ले रहा हूं। एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है? 1। नाइट्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है? 3। ज्यादा छोटी बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगी, वैसे बहुत छोटी होती है हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरी चीज NH3 कितनी है?
2। तो आप कहोगे भैया अगर मैं इनका वॉल्यूम जज करने जाऊं तो अगर मैं एक लेता हूं हाइड्रोजन, 3 लेता हूं ऐसे ही नाइट्रोजन, ठीक है, 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो मुझे मिलता क्या है? 2 NH3। क्या मिलता है? तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया यहां तो वॉल्यूम कम हो गया। हाँ, पहले कितना वॉल्यूम था? 4, अब कितना हो गया? 2। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। मास चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम चेंज कर सकते। वॉल्यूम कम होने का मतलब है इसकी डेंसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? शाबाश। तो आप कहोगे NH3 की डेंसिटी ज्यादा होगी, इस वजह से वो कम वॉल्यूम में भी उतना ही मास रखता है। ये 2 लीटर वॉल्यूम में, 2 लीटर ऐसे एग्जांपल लेना, चलो 2 कंटेनर बोल लो, ये 2 कंटेनर में 34 ग्राम रखता है, वो 4 कंटेनर में 34 ग्राम रखते हैं, तभी तो वो गैस है और ये लिक्विड है। क्योंकि जब इस चीज को कंप्रेस किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स पास आते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात जानते हो? अब बताओ क्या ये 3 बातें समझ में आई? कंजर्वेशन ऑफ मास, गै-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, ये 3 बातें समझ में आई? हाँ, मोल और मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले ये था बेटा, अब तू देख, मैं कलर का यूज इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको दिखाई दे। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे। बोल। और ये NH3 का और ये NH3 का मॉलिक्यूल है। अब बता क्या कम हुआ है? कुछ कम हुआ? यहां पर 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 और 1 2 नाइट्रोजन है, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन है, कुछ कम नहीं हुआ है। समझ रहे हो? उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? बेटा आप में से किसी का माइक खुला है? इनका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया बेटा। कौन पूछ रहा है? प्रथम, प्रथम जरा ध्यान दे, जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो 1 है, जो ब्लू वाले बॉक्स है नाइट्रोजन के वो 3 है, और जो ब्लैक वाले हैं वो 2 है। नाइट्रोजन के 3 क्यों है? ओ सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन के 3 है, हाइड्रोजन के 3 है, नाइट्रोजन का 1 है, उल्टा बोल दिया मैंने गलती से। मैं लिख ही देता हूँ, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है। अब ठीक है? हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, मेरे को याद आ गया, समझ गया मैं क्या गलती करी है। और NH3 के 2 है। अब ठीक है बेटा? अरे उल्टा उल्टा बोल दूं तो देख लिया करो, अब उम्र हो गई है बेटा। अरे राम, जल्दी करो इसको। इसको नोट करो। और हमें 3 स्टोशियोमेट्री आ गई, 3 नहीं अभी 1 2 चीजें और हैं, अभी सिर्फ हमने 3 स्टोशियोमेट्री सीखी है। अगर मैं इसमें कोई चेंज लाना चाहूं तो कैसे लाऊंगा, अब मैं वो समझाऊंगा। अगर तुम बच्चे कहो तो ये वाला हिस्सा रब कर दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये बातें, ये चीजें रब कर दूं? बोलो। ठीक है।
देखो आप ये नोट करो, मैं यहां कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं इसी से रिलेटेड। अब इसके लिए आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए चलाना, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश मैथ्स क्लासेस फिर से बता रहे हैं हम आपको आपकी मैथ का सोल्यूशन। देखो 5 ग्राम नाइट्रोजन कितनी हाइड्रोजन से रिएक्ट करे कि कितना NH3 बनेगा, इस रेशियो को कैसे पता करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 28 ग्राम के साथ 6 ग्राम होती है, तो 5 ग्राम के साथ कितनी होनी चाहिए पता चल गया। कैसे करोगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 6 ग्राम, 28 ग्राम रिक्वायर्ड 6 ग्राम, तो 5 ग्राम रिक्वायर्ड 6 बाय 28 मल्टीप्लाई में 5, एक लिख दिया मैंने आपके लिए, 6 बाय 28 मल्टीप्लाई में 5। या अटेम्प्ट करना कहीं फिर कह दो भैया बताओ, करा दूंगा सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। स्पून फीडिंग वाली आदत को छोड़ो कि सब कुछ भैया ही कराएंगे। अगर ये 2 वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम पे ये 3 था, तो 2 पे कितना होगा 6, ये एक वॉल्यूम पे 2 आता था, एक नाइट्रोजन 2 NH3 देता था, तो 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन कितना NH3 देगा 4। कर लोगे क्वेश्चन बताओ, हाँ ना बोलो। अब पिक्चर ना बेटा ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, मेरे को आज ही पता चला, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डाल सकते हैं।